हेलो एवरीवन, आज हम डीपीपी नंबर 75 कर रहे हैं। इससे पहले आई होप कि इसके रेस्क्यू पॉइंट्स आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम इसकी 76 एंड 77 डीपीपी करेंगे, जो 3 डीपीपी और रेस्क्यू सीरीज करने के बाद आप बोर्ड्स लेवल के ऑब्जेक्टिव के लिए, नीट के लिए और मेंस लेवल तक के एग्जाम के लिए 100% श्योर हो जाएंगे। अब हम 75 डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सवेल ने जो इंट्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव कंसेप्चुअल कंट्राडिक्शन, मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सवेल ने किसके कंसेप्ट को की कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट बताया था। तो इसका आंसर आएगा एम्पियर्स लॉ, क्योंकि मैक्सवेल का जो लॉ था जिसने मॉडिफाई किया था, जिसको एम्पियर्स मॉडिफाई लॉ बोलते हैं, वो था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। तो ये जो था, ये एम्पियर्स का लॉ था, इसको मॉडिफाई किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। हेंस ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या जो है उसके बारे में ऑप्शन दिए, ये बताना है। कंटिन्यूअस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इन सर्किट, तो ये तो ठीक है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रखा है, इसमें दोनों टाइप के बारे में बता रखा है। इसमें बता रखा है कंटिन्यूअस थ्रू वायर एंड रजिस्टर ओनली, ये भी गलत है। किसी भी सर्किट के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तब एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ। बच्चों, जो ईएम वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है और मैग्नेटिज्म भी आता है। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्क्राइब करती थी और मैग्नेटिज्म की, इसलिए आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। मैकेनिक्स में जो होता है उसमें क्या होता है, हम जिसमें रेस्ट मोशन वगैरह पढ़ते हैं उसमें न्यूटन्स के लॉज वगैरह जनरली आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों को बताया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मैक्सवेल इक्वेशन। बच्चों, मैक्सवेल की टोटल 4 इक्वेशन थी, रेस्क्यू सीरीज में मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन आई, तो देखो गोज लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ई डॉट डी ए डी एस लिखा हो, एक ही बात होगी, ए एरिया को दिखाता है। इसके बाद बी डॉट डी ए, ये जीरो, ये भी गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म था। ये जो था, ये था हमारे पास कौन सा लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये रॉन्ग है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी, ये नहीं शो करता, इसीलिए हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th में क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप व्हेन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डज चेंज। असर्शन तो ठीक है कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ये दो मान लो प्लेट्स दे रखी हैं, इसको जब हम चार्ज करने लगेंगे तो इसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट चलेगा, क्योंकि ये प्लेट जब चार्ज होती जा रही है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता जा रहा है। अब इसका रीजन इन्होंने देखो क्या बता रखा है, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। ये कह रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर चेंज हो रहा हो, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। तो हेंस इसका रीजन भी ये ठीक है और इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 माइक्रो कूलम ड्यू टू रेडियोएक्टिव सोर्स, द प्लेट लूजेस चार्ज एट द रेट ऑफ दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज। बच्चों, अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला पता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ओवरऑल लेके ये आया था, मतलब प्रूव करने के बाद। वैसे तो फार्मूला था आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो फाई को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे तो एप्सिलॉन नॉट कर जाता था, ये होता था। तो जिस रेट से कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज या डिस्चार्ज हो रही हो, वही क्या होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। अपने को रेट मतलब ये दे ही रखा है, डी क्यू बाई डी टी, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। वो कह रहे हैं एक वेरिएबल एसी सोर्स है, वो कनेक्टेड है किससे, कैपेसिटर की प्लेट से। मतलब जब कैपेसिटर की प्लेट पे वेरिएबल एसी होता है तो अपने को पता है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, और एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी।
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी क्या कह रहे हैं, वो इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट का जो है बढ़ जाएगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा हम देख रहे हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जिस करंट से ये चार्ज हो रही है वो करंट इंक्रीज होगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लीड करता है डिस्प्लेसमेंट करंट को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो इसलिए करंट भी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या रखा है कि चार्ज का ये फार्मूला दे रखा है जिससे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, प्लेट्स वेरी लार्ज है एंड एज इफेक्ट को अपने को नेग्लेक्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है बच्चों। तो अपने को पता है जिस कैपेसिटर जिस रेट से चार्ज होता जाता है, जिस रेट से चार्ज होने का मतलब डी क्यू बाई डी टी, चार्ज किस गति से इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे आ रहा होता है, वही तो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, उसको आईडी बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास क्यू नोट साइन का होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएट कोस थीटा होता है, अपन हम कह दे तो इसका क्या जाएगा कोस 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। ये तो बाकी कांस्टेंट जो बाहर आती होती है, बस यही इंटीग्रेशन होता तो ये डिवाइड में आती है, अदरवाइज कांस्टेंट सीट मल्टीप्लाई में आती है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी क्यू नोट कोस 2 पाई फ्रीक्वेंसी टी, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो अपने कह रहे हैं कैपेसिटर है उसको चार्ज किया है डीसी सोर्स से, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुली चार्ज। तो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो देखो इसके अंदर और ज्यादा चार्ज आ नहीं सकेगा, इसके बीच में ना तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये फुली चार्ज हो गया तो कंडक्शन करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो बोथ विल बी जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ द चार्जिंग करंट ऑफ फॉर ए कैपेसिटर इज 1 एम्पियर देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। सेम चीज है बच्चों, जिस रेट से ये कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो रही होती है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये अपने को 1 एम्पियर दे रखा है, हम कह देंगे आंसर जो होगा वही सेम आ जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड इज बीइंग चार्ज बाय ए वोल्टेज। अपने को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है और जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है 3 वोल्ट पर सेकंड के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों अपने को ये पता है जो ये बैटरी अगर ये चेंज हो रही है तो अपने को सबसे पहले तो करंट का फार्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। जिस गति से ये प्लेट से चार्ज हो रही है ये बता रहा हूं, अभी ये कंडक्शन करंट बता रहा हूं। अब क्यू को अपन बोलते हैं सीवी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीवी, सी बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, ओनली डी वी। तो जो कंडक्शन करंट है वो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा इस क्यू को सीवी लिखा, सी बाहर, अंदर बच जाएगा डीवी बाई डी टी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कंडक्शन करंट होता है ना जिससे प्लेट चार्ज हो रही है वही डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है, वो हमने थ्योरी में प्रूव भी कर रखा है। अदरवाइज मैं एक सेकंड में अभी दोबारा भी प्रूव कर देता हूं। देखो अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई को हम लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटाया मैंने, यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ये कट गया। तो जिस गति से इसके ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है मतलब डी क्यू बाई डी टी, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, और जो चार्ज इसके ऊपर पुट करता जा रहा है यही क्या है, कंडक्शन करंट है। तो अपने को ये पता दोनों सेम ही आएंगे, तो इसको हम डीवी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब डीवी बाई डी टी अपने को डायरेक्ट दे रखा है 3 वोल्ट पर सेकंड, ये अपने को दे रखा है 20 माइक्रोफैरेड। तो 20 माइक्रोफैरेड इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो हमारे पास करंट आ जाएगा, ये जो पूरा ये करंट आ गया, यही कंडक्शन करंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने को क्या रखा है कि अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया गिवन है, प्लेट के बीच में सेपरेशन भी गिवन है और इनिशियली चार्ज भी गिवन है। ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स नियर बाय मीडियम बिटवीन द प्लेट गेट स्लाइटली कंडक्टिंग एंड द
प्लेट लूजेस चार्ज इनिशियली एट द रेट ऑफ 2 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power आई थिंक 9 है ये, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों ये देखो, इसमें ये कह रखा है कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स अपने को दे रहे, ये 7 ही लेंगे क्योंकि आंसर में हर जगह 7 अपने को है, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, बाकी फिर भी इसको चेक करेंगे। अभी अपने को क्या कह रखा है, कैपेसिटर की दो प्लेट दे रखी है, और ये क्या कह रहा है कि एक हमने है ना रेडियो एक्टिव सोर्स लिया इसके पास, जिसकी वजह से जो प्लेट है वो स्लाइटली कंडक्टिंग होगी, और प्लेट जो है तो चार्ज को लूज कर रही है इनिशियली एट द रेट ऑफ इतना। इस प्लेट से जो है चार्ज जाना स्टार्ट हो। बच्चों एक प्लेट पे चार्ज कम होता जाएगा, दूसरे पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक प्लेट पे जब चार्ज इस एक पे पॉजिटिव था एक पे नेगेटिव था, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे या ये बढ़ता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, कम। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि इस पे रेडियो एक्टिव सोर्स मारा, इलेक्ट्रॉन जो है इससे बाहर निकलना शुरू हो गया, लेकिन इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब कि इसके बीच में क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चलेगा इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेरी करेगा। लेकिन बच्चों जब इससे चार्ज जा रहा होगा तो इस बैटरी से उतना आ भी रहा होगा, क्योंकि ये बैटरी तो उसके साथ कनेक्टेड ही है। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही बैक चार्ज कौन प्रोड्यूस कर देगा, ये जिसको ओवरकम कर देगा। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, अगर बैटरी कनेक्टेड हो और हम इसको कैपेसिटर को हटा दें, हमारे पास क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो रेडियो एक्टिव सोर्स इस पे लगा होगा उसके से प्रोड्यूस हुआ है, उतना इसको वापस गेन कर दिया गया होगा। वापस गेन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इसके बीच में नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हमको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, इसके बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि अपने को फार्मूला पता है क्या होता है इसके अंदर, म्यू नॉट IC प्लस ID। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में नेट कितना आ जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम प्रोड्यूस होंगे इतना, क्योंकि ये अपने को दे रखा है किस रेट से ये प्लेट जो है उसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है, या अपना चार्ज को वो लूज कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें जो कंडक्शन करंट है वो दे रखा है, इतना ही क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो हमने देखा इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया, नेट हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम आ गए बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या रखा है, in order to establish an instantaneous displacement current 1 milliampere, the space between the plate is 2 microfarad parallel plate capacitor, the potential difference need applied is। बच्चों अपने को ये कह रखा है कि अपने को है ना एक डिस्प्लेसमेंट करंट है 1 मिलीएम्पियर बनाना है, मतलब 10⁻³ और अपने को कह रखा है कि जो कैपेसिटेंस है वो भी गिवन, और अपने को ये पूछा है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए होगा। बच्चों अपने को ये पता है कि डायरेक्ट ID का फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल टू IC, क्योंकि दोनों करंट सेम होते हैं, चार्जिंग जब चार्जिंग हो रही हो तो d/dt इंटू में Q होता है, यहाँ पे मतलब dQ/dt होता है, Q को CV लिखा, C बाहर आ गया, dV/dt आ गया। अब अपने को तो ये भी गिवन था, ये C भी गिवन है, यहां से हम इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आए तो क्या आ गया, dV/dt इज इक्वल टू ID/C। सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहे हैं कैपेसिटर को 2 सर्कुलर प्लेट से बना दिया, जो मैंने दिखा दिया, और इसके बाद रेडियस भी दे रखी है ईच प्लेट की, और 5 mm से सेपरेट है, ये भी दे रखा है। कैपेसिटर को चार्ज किया एक्सटर्नल सोर्स से, ये भी दे रखा है। कैपेसिटर द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब की बारी कैपेसिटेंस पूछिए बच्चों। कैपेसिटेंस का हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है A/ε0/d। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का टॉपिक है या कैपेसिटेंस का टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे पास ε0 की वैल्यू पता है, A पता है, दोनों प्लेट के बीच में अपने को डिस्टेंस भी दे रखा है। डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 15 क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया A दे रखा है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है, चार्ज बाय ए कांस्टेंट करंट I, और एक कांस्टेंट करंट I से उसको चार्ज किया गया है।
वो कह रहे हैं एक प्लेट का सरफेस एरिया कंसीडर कर लो A/4 पैरेलल टू प्लेट्स और फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया। कुछ अब की बारी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो एक्चुअली में अपने को इसके बीच में एक प्लेट और दे दी, इसका एरिया जो है वो A/4 है, मतलब इन प्लेट्स के एरिया का फोर्थ पार्ट है। अब वो कह रहे हैं ये बताओ बिटवीन द कांस्टेंट करंट, इनके बीच में अगर आई, इसको हमने चार्ज किया गया है, इसको हमने चार्ज किया है आई करंट से। जिस करंट से चार्ज करते हैं वही तो क्या होता है, जिस रेट से हम चार्ज दे रहे हैं वही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को दे रखा है। इस लूप में से जो होगा वो फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ये कैसा है वो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला एक्चुअली में क्या था, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी और साथ में था एप्सिलॉन नोट, डी फाइव बाई डी टी और साथ में था एप्सिलॉन नोट। अगर अब की बारी आप इसमें से फ्लक्स चेक करोगे, फ्लक्स क्या होती है, एरिया पे इस एरिया कम होगा तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस भी कम जाएंगी, तो A/4 हो गया। तो आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट डी फोर्थ पार्ट हो गया 5 बाय डी टी। फिर डी फाइव को अपन क्या लिखते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय 4 डी क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, कांस्टेंट था तो बाय वाला एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया, डी टी ये कट गया। ये डी क्यू बाय डी टी हमारे पास दे रखा है कितना, अपने को आई दे रखा है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आ जाएगा I/4। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अपने को दे रखा है 100 ओम की रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर दे रखा है 100 ओम का, 100 ओम उसकी 100 ओम रिएक्टेंस का सॉरी, और कनेक्टेड है सीरीज में 220 वोल्ट से। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज। बच्चों देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जिस ये जो कैपेसिटर है इसको हम चार्ज कर रहे हैं और जो बैटरी दे रखी है वो अपने को दे रखी है 220 वोल्ट दे रखी है। और व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज पीक वैल्यू ऑफ। तो देखो अपने पास अब क्या है, जब ये सर्किट में करंट चलेगा तो दो चीजों की रेजिस्टेंस होगी। एक तो इस वायर की खुद की रेजिस्टेंस, या हम कह लें एक रेजिस्टेंस लगा रखी है जो कि दे रखी है 100 ओम। दूसरी होगी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट में जब भी करंट चलेगा ये दोनों करंट को रोक रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने यूनिट EMI एंड AC में AC चैप्टर में चीज पढ़ रखी है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों हो तो नेट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गई। अगर हम कैसे भी करें करंट निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू V/R। R की जगह आप Z लेंगे। तो जब भी ये दे रखा होता है तो अपने को पता है RMS वैल्यू दे रखी है, फिर इसमें पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछी है। तो अपने को ये फार्मूला पता है कि I0/√2 को बोलते हैं IRMS। ये तो RMS आई है वैल्यू, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू भी आ जाएगी। हमने देखो 220 को मतलब जो कि गिवन था √2 से मल्टीप्लाई किया, Z को निकाला, √2 से √2 कट गया तो 2.2 एम्पियर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा जो यही कंडक्शन करंट होगा जिससे ये प्लेट चार्ज हो रही है, यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे बढ़ते हैं। वो अपने कह रहे हैं कि वोल्टेज अपने को ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मतलब कि डी डिस्टेंस गिवन है दो प्लेट में, एरिया ऑफ प्लेट्स गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब इसमें भी अपने को मैक्सिमम करंट बताना है, मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ करंट बतानी है। तो जो आपकी बारी है ना, सबसे पहले अपने को कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा जो कि A/0/D होता है। कैपेसिटेंस आते ही फिर हमारे पास आ जाएगा XC। अब इसमें रेजिस्टेंस तो वायर की देने रखी, तो XC है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। तो जो नेट करंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू वोल्टेज के अपॉन में रेजिस्टेंस कैपेसिटर की, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। और इसमें जो अपने को क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है तो अपन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ले लेंगे वोल्टेज की, जो कि अपने को 20 दे रखी है। तो ये अपने को 20 दे रखी थी। XC जो था ये सारा आया था, ये सारा वैल्यू पहले सोल्व करके हम पुट करेंगे तो I0 आ जाएगा 27.29 माइक्रो एम्पियर। ये खुद से सोल्व कर लेंगे बच्चों। यही कंडक्शन करंट होगा जिससे कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो रही है, यही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अगर वो RMS वैल्यू पूछते तो अपन इसको √2 से डिवाइड और कर देते। ये तो पीक वैल्यू आई है, अगर RMS पूछते तो I0/√2 करना पड़ता।
आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं फिगर शो कर रहा है कैपेसिटर को जो कि 2 सर्कुलर प्लेट्स का बना हुआ है, रेडियस भी गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस भी मतलब एरिया ऑफ प्लेट मान लो दे रखा है अपने को, रेडियस से निकाल लेंगे और दो प्लेट में डिस्टेंस गिवन है। कैपेसिटर को चार्ज किया गया एक्सटर्नल सोर्स से और वो दिखा नहीं रखा फिगर के अंदर। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट से चार्ज कर रहे हैं। कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड इज Kirchhoff फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो अपने को V फाइंड कर लेते हैं। देखो V फाइंड जब हम करेंगे तो हमको क्या पता है कि सीधा सीधा फॉर्मूला था I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। क्यू को CV लिखते थे, C बाहर आ जाता है, dV बाई dt आ जाता है। अपने से देखो पूछा क्या है, कांस्टेंट द कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा डायरेक्ट पूछा अपने। देखो पहले हमने C निकाल लिया है एप्सिलॉन नॉट बाई d करके, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था, एरिया था, डी था। इसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसको हमने लिख दिया सी डीवी बाई डी टी। ये पूरा फाइंड करना है तो ये सी डिवाइड में चल जाएगा, ये बन जाएगा I बाय सी। इसको हम सोल्व कर लेंगे, I अपने को दे रखा है, सी अपने को ये आ जाएगा। तो बच्चों आगे अपने से पूछा था कि Kirchhoff लॉ वैलिड होगा, तो यस बच्चों Kirchhoff का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। Kirchhoff फर्स्ट लॉ वेरी मच एप्लीकेबल टू ईच प्लेट। तो हम कह देंगे करंट इज कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट अक्रॉस द ईच प्लेट। बच्चों जैसे जैसे है ना इसके बीच में करंट जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उसके अंदर भी आएगा, मतलब कि जैसे जैसे ये प्लेट चार्ज होती जा रही है, जितना जितना ये चार्ज हो रही है उतना ही क्या है आईडी। Kirchhoff का लॉ ये तो कहता है कि एक सीक्वेंस में एक ही करंट चलना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ भी 10 आ जाता है, तो जिस रेट से यहाँ करंट चेंज होगा वहां भी होगा। तो आप ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज कर रहे हो बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है और कंडक्शन करंट दोनों मिला के Kirchhoff के लॉ को वैलिड करते हैं, मतलब Kirchhoff के फर्स्ट लॉ को वैलिड करते हैं। अगर यहाँ पे करंट 10 था तो यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी क्या आ जाता है 10। आगे बढ़ते बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो आ गया हमारे पास, करेक्ट आंसर ए आ गया, यस, और ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट का दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है, कैपेसिटेंस भी दे रखी है। कैपेसिटर को 230 वोल्ट एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, ये भी दे रखा है, और अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है जो कि 300 रेडियन पर सेकंड है। आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट अपने से पूछी है। बच्चों देखो अपने पास रेडियस और अपने को रेडियस दे दिया अपने को एक तो, और दे दिया कैपेसिटेंस भी दे दिया अपने को, और वोल्टेज भी दे दी कितनी वोल्टेज पे कनेक्टेड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे दी, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट पूछी है। बच्चों अपने को ये पता है कि जिस स्पीड से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, क्योंकि वायर वगैरह की रेजिस्टेंस दे नहीं रखी तो वो मानेंगे नहीं। नेट रेजिस्टेंस किसकी है, कैपेसिटर की, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी। बस इस वैसे इस रेडियस का देने का कोई मतलब नहीं था, पर अपने को एक्स्ट्रा दे रखी है। ओमेगा दे रखा है 300 देखेंगे, और सी अपने को डायरेक्ट दे रखा है 100 पिको फैरेड। पिको का मतलब 10 की पावर -12, 100 इंटू 10 की पावर -12 किया, यहाँ से एक्स सी आ जाएगा। अब करंट निकालना आरएमएस तो क्या होगा, ईएमएफ के अपॉन में कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो कि एक्स सी है। तो ई नोट हमारे को देखो कितना दे रखा है, ई नोट दे रखा है अपने को, ई नोट नहीं दे रखा अपने को दे रखा 230 वोल्ट। पहले इसको अपन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ई नोट, तो आ जाएगा हमारे पास, इसको हटा देता हूं मैं। एक्चुअली में ये ई आरएमएस दे रखा है, ई नोट की तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में अपने से ई आरएमएस पूछा है, बस यहाँ पे आप कट करके आरएमएस कर लो। ईआरएमएस गिवन था डायरेक्ट, जब भी कुछ पीक ना गिवन उसको ईआरएमएस ही लेते हैं। तो 230 नेट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर आपने निकाली थी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनको जो कि 10 की पावर 8/3, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जो नीचे जो बाय वाला 3 है ऊपर आ जाएगा, और 10 की पावर 8 भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा -9। तो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 619 10 की पावर -8। अगर ये पॉइंट यहां ले लेंगे तो 20 यहां से कम, 2 नेगेटिव में 10 की पावर 2 कम हो जाएगा, बन जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर -6, जो कि होगा 6.9 माइक्रो एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वो कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखी है, सर्कुलर प्लेट्स की, अब की बार रेडियस भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी अपने को गिवन है, कैपेसिटर जो है 230 वोल्ट से कनेक्टेड है, सेम जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया ही है अभी। ओमेगा भी अपने को गिवन है, आरएमएस वैल्यू भी गिवन है, मतलब जो हमने निकाली थी,
डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों देखो एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे पूछा, मतलब ये ऐसे ऊपर की, ये पूरी एक्सिस थी प्लेट की, इसे 3 सेंटीमीटर दूरी पे पूछा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक लूप बन की, मान लेते हैं कि वो उसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अपने को पता है कि इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट करंट हम निकालें। डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि इसमें कंडक्शन करंट तो है नहीं, ओनली कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये बात इक्वल है जो इसके अंदर कंडक्शन करंट है, तो जिस स्पीड से ये प्लेट चार्ज हो रही है वही इसके अंदर क्या होता है, वही कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। हमको पता चल गया बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस आई डी, क्योंकि इसके अंदर जो है बच्चों कंडक्शन करंट है वो कितना है, 0, तो ओनली आई डी ले लिया। हालांकि आई डी आई सी के इक्वल ही होगा। चलिए तो हमने इधर देखो बी डॉट डीएल था, तो हमने क्या कर दिया, इधर इंटीग्रेशन किया। यहाँ जो आर लेंगे वो ये वाला आर है, इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ यूनिट थर्ड के अंदर हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये वही है, सेम वही क्वेश्चन बन गया। मतलब एक किस्म को यूं मान लो एक वायर जा रही है, उसमें करंट दे रहे हैं, वो करंट की वैल्यू पता हो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है वायर में कितना होता है, तो आप कहते थे कि सर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आर होता था ये, अब आई जो है ना बस ये निकालना है, आप ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं वैसे तो डायरेक्ट हमारे पास देखो बच्चों, ये देखो इसके अंदर अगर आई जो हम चार्ज कर रहे हैं, जो कि हमको 6.9 दे रखा है, जिससे इस कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज कर रहे हैं, देखो 6.9 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। अगर ये पूरा एरिया था तो ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था अभी, बीच में जो एक डिस्क रखी गई है A/4 एरिया की, हमने कहा था करंट भी क्या हो जाएगा A/4। ऐसे इसमें अब इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा वो निकाल, वो कितना होगा, अगर हम कहेंगे पूरा एरिया पाई आर स्क्वेयर था, पूरा एरिया यदि पाई कैपिटल आर स्क्वेयर था तो करंट था आई, एरिया 1 होता तो कितना होता था, आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर। एरिया जो है छोटे वाला ये डिस्क का हम ले ले तो कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। बच्चों अपने को आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो हम यहाँ पे जो करंट लेंगे ना वो क्या लेंगे, आरएमएस वैल्यू नहीं लेंगे, उसको √2 से मल्टीप्लाई करके पीक वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आई था वो आरएमएस दे रखा 6.9, तो पीक वैल्यू लेने के लिए 6.9 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। अब हम इसके अंदर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी आ जाएगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, आई की पीक वैल्यू माइक्रोमीटर 10⁻⁶ कर दिया, रेडियस जो है अंदर वाली 3 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे 3 कर दिया हमने, सेंटीमीटर 10⁻²। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास आर का स्क्वायर था, एक्चुअली में ये इस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आर तो इससे एक आर कट गया था, तो ये हमारे पास नीचे आर स्क्वायर था, तो हमने बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर कर दिया। इनको जो सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.63 × 10⁻11 टेस्ला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है। इसमें अपने क्या रखा है, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, ये ठीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसमें ये रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये रॉन्ग है, दोनों कांस्टेंट है, ये रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर एनर्जी मोमेंटम बोथ, तो हम कहेंगे कोई भी वेव वो दोनों चीजें ट्रांसफर करती है, एनर्जी भी और मोमेंटम भी, बस मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, तो इसमें एनर्जी मोमेंटम दोनों ट्रांसफर होते हैं। वो कह रहे हैं ई एंड बी जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ होगी। बच्चों अगर मैं कह दूं ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेस्क्यू वाले पॉइंट पे ये बता भी रखा है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। हम देखो हमें वहां जाना है, अगर ई पे हाथ रखा और क्रॉस किया बी से, मतलब ई पे हाथ रख के बाहर की तरफ आए, बी की तरफ आए, थंब कहां जा रहा है वहां, ये ऑप्शन करेक्ट है। ई अगर ई क्रॉस बी करेंगे तो हम जहां पे एनर्जी जा रही है उस साइड जाएंगे,
एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तभी यहाँ सी वेक्टर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है असर्शन रीजन। तो इसमें क्या रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, तो करेक्ट है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर मूव करता है, एनर्जी इन दोनों के परपेंडिकुलर जाती है। इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेन। है तो करेक्ट ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को खुद बनाते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी मैग्नेट के को किसी कोयल के पास ले जाए तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, या करंट पास करे उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही मैक्सवेल ने थ्योरीज अपनी कंसीडर करी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ सस्टेन तो है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी, कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आता है 25th क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करती है विद मैटर से एंड सेट अप ओसिलेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है, मैटर से इंटरेक्ट कर सकती है और ओसिलेशन भी सेटअप कर सकती है। इसका एग्जांपल है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, बाउल के अंदर पानी भर दो और उसको रख दो माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव क्या करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तभी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आप देखो माइक्रोवेव ओवन में वही चीज ही गर्म होती है जो चीज के अंदर पानी होता है। प्लेट्स वगैरह गर्म नहीं होती, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके ही क्या करती है, हीट अप करती है। तो यस, ये तो ठीक है। अब रीजन देखते हैं, इंटरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका रीजन इनकरेक्ट है। जो इंटरेक्शन होता है ना बच्चों, वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कितनी है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है जिससे वेव इंटरेक्ट कर रही है। जैसे हमारे आइज का रेटिना है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ही सेंसिबल है, कोई और अपने को रेज इंफ्रारेड वगैरह दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब वेवलेंथ तो है ना, वो स्पेशली जो है उसका इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो रीजन रॉन्ग है, इसका असर्शन जो है ये करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो है आई थिंक वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ मोमेंटम एनर्जी, ये भी ठीक है, पर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा बी। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 पे। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू। बच्चों एक्चुअली में जो ई नोट बाय बी नोट होता है ये तो होता है सी, और इसका उल्टा अपने को दे रखा है। देखो अपने को बी नोट बाय सी नोट कह रखा है, तो ये होगा 1 बाय सी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेस एंड टाइम वेयरिंग ई एंड बी फील्ड वुड जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द माइनस जेड डायरेक्शन। माइनस जेड डायरेक्शन में ईएम वेव कब जाएगी? बच्चों देखो, अगर हम मान ले ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं, चलो एक्स, नीचे वाली को मान लेते हैं, ये जो बाहर आ रही है इसको मान लेते हैं वाई। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में कहां जा रही है, एनर्जी। अपने को माइनस जेड देखना है। अगर मैं ई एक्स पे हाथ रखूं और वाई की तरफ आऊं, मतलब ई एक्स क्रॉस बी वाई करूं, तो थंब कहां जाएगा, उधर उधर जाएगा, वो अपने को चाहिए नहीं। अब इधर ध्यान देते हैं, अगर मैं वाई पे, वाई एक्सिस मैंने यहां मानी थी, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लूं, यहां पे अगर मैं वाई को, मैंने जो ये वाई माना था, जरूरी नहीं आप इसको भी वाई लेट कर सकते थे। अभी मैंने जो वाई माना है इसको मैंने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ई वाई क्रॉस अगर बी एक्स करना हो तो ई वाई बाहर है और मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, ई वाई जिसको बोल रहे हैं, तो बी एक्स कहां है, ऊपर। हाथ को ऊपर ले देंगे, थंब कहां जाएगा, उधर उधर जाएगा, तो अपने को पता है वेव वहां ट्रेवल करेगी। तो ई वाई और बी एक्स का कंपोनेंट होगा, तो एनर्जी जो है ना, एनर्जी इसको सी से लिखते हैं, वो माइनस जेड के लॉन्ग ट्रेवल करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रखी है ओमेगा एंड ट्रैवलिंग भी कह रखी है वाई डायरेक्शन में। अपने को जो जो चीजें गिवन है पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, और द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बच्चों द वेक्टर इक्वेशन फॉर द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड,
देखो अगर वेव y में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड x में है, तो इलेक्ट्रिक y में होगा, z में होगा ही होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर y में एक चीज आ रही है, दूसरी x में जा रही है, तो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? z में। किसी को भी x y z हम लेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड z में जाएगा, तो हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मोशन के साथ यहाँ पे k कैप आना चाहिए, k कैप नहीं, चलो z कैप आना चाहिए। ये दोनों तो रॉन्ग है, इनमें से एक ऑप्शन आना चाहिए। अब दूसरी बात, जो वेव पॉजिटिव y की तरफ ट्रेवल कर रही है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा? माइनस का y आना चाहिए। तो माइनस का y इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव y दिखाता है कि जो वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या कर रही है? प्लस डायरेक्शन में। अगर डाउट हो तो मैंने रेस्क्यू सीरीज वाली जो वीडियो है उसके अंदर 24-5 मिनट्स की वीडियो है, उसके अंदर टोटली सारे इसके एक्सप्लेनेशन बता रखी है, वेव की प्रॉपर्टी, मतलब कंप्लीट चैप्टर बता रखा है। तो उसमें भी आप ये समझ सकते हो कि ये माइनस y आने से पॉजिटिव y क्यों जा रही है। और अदरवाइज ये +1 का कंसेप्ट है। और थोड़ा बहुत अगर आइडिया चाहिए तो ये थोड़ा सा बता भी देता हूं कि मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट की सारी कुछ लिखना था, हम पहले इस पॉइंट का लिख देते हैं और कहते हैं कि ये वही था -y पहले, अगर इसको मैं y मान रहा हूं ना, तो ऐसा हम +1 में करते थे। ये जो Q पॉइंट है ना वो P ही था, क्योंकि इक्वेशन तो हम ये P पॉइंट की लिखते हैं, पर Q को साथ रेफर देने के लिए हम कहते हैं जो ये Q पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है P की लिख दो, उसमें से -y कर दो। अगर ये y एक्सिस थी, अगर ऐसे x मानते इसको तो यहाँ -x करना पड़ता। तो वेव जब भी पॉजिटिव y में चल रही है तो यहाँ -y आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? इनमें से देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। स्पीड ऑफ वेव v बाई, ये छोटा सा क्वेश्चन, ये रॉन्ग लग रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव फेज डिफरेंस, ये भी रॉन्ग है, दोनों सेम फेज में होते हैं। फेज का मतलब होता है कि इनमें वाइब्रेशन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वो बात अलग है। फेज का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 0 डिग्री पे था, फिर दोबारा 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल के ऐसे 0, ऐसे फिर ये दोबारा ऐसे 0, तो दोनों सेम मैक्सिमम होते हैं, सेम टाइम पे अगेन 0, तो सेम फेज पे होते हैं। अब हम इनमें से तो देखते हैं, ये एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, ये ठीक है, जो दोनों एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों सेम करते हैं। रेस्क्यू सीरीज के अंदर मैंने बता भी रखा है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये चीजें, और ये आपस में इक्वल एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बी इज करेक्ट। तो अपने को बी मिल गया, सी भी रॉन्ग होगा, देख नहीं रहे। और देखना हो तो आप वो वेक्टर वाले फॉर्म से कर सकते हो, यहाँ बी है, यहाँ ई है, यहाँ क्या है हमारे पास सी, तो बी बाहर की तरफ है, सी ऊपर है, ई ऊपर है, तो बी क्रॉस सी करोगे तो हम इधर जा रहे हैं, देखो बी पे हाथ रखा, ई पे गए, हम इधर जा रहे हैं, सी की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए ये भी क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इफ द सरफेस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वेव आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो ये तो है एक्चुअली में जो कंसेप्ट है, मोमेंटम वाला मैकेनिक का कंसेप्ट है। कोई भी चाहे बॉल हो या कोई भी चीज हो, जैसे बॉल बैट पे लगती थी और उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाए, तो हम क्या कहते थे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रिबाउंड होगी तो उल्टा जा रही है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस का पी लेंगे, इनिशियल पी लेंगे, ये माइनस एन तो फॉर्मूले का है। तो नेट जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, वो माइनस का 2p आता ही था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एक्चुअली तो चैप्टर उसमें मतलब उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अपने को कह रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है, अपने को ये सारा दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जो पहले 3 है वो इनकरेक्ट है, वो मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन भी कर, पहले 3 है सॉरी वो करेक्ट है, और अपने को इनकरेक्ट चूज करना है, तो हमारे लिए करेक्ट ये है, एक्चुअली में ये इनकरेक्ट है। तो पहले 3 करेक्ट कैसे है वो देखते हैं। बच्चों अपने को अगर हम फॉर्मूले में देखें तो जो वेव का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस या माइनस ओमेगा टी। इसमें सिंपल की बात नहीं हो रही, प्लस माइनस अब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ, क्योंकि डायरेक्शन कुछ ही नहीं। के की वैल्यू होती है लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा, ये ऑलरेडी रेस्क्यू सीरीज के पॉइंट में बता चुका हूं। तो के को अपन ने दे रखा था, के यहां से देखो डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि के ये आगे पीछे भी हो सकता है, ओमेगा टी यहाँ, के एक्स यहाँ, घबराना नहीं है। और हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा?
जो लैम्डा निकाल लेंगे वो 2 पाई बाय ये आ जाएगा। 0.5 को हम बोलते हैं क्या एक्चुअली में 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू पाई करेंगे 12.56, 10 की पावर ऊपर चलेगी तो माइनस का 3 होगी, तो आ गया 12.56 मिलीमीटर। तो ये तो करेक्ट है, और अपने को इनकरेक्ट चूज करना है। फिर वो कह रहे हैं अपने को एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बच्चों क्योंकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक में डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी। यहां से ई नोट निकाल लेंगे जो कि क्या होगा सी टाइम बी नोट। तो सी से स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सोल्व करके ये 60 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ कर भी रखा है देखो। तो 60 आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सेम वैसे का वैसे रहेगा, वो हमने लिख दिया। तो ये भी जो है ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी को देखेंगे तो अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो ये वाई दे रखा है, वेव ट्रेवल कर रही है एक्स में, तो ये जेड में ट्रेवल करना चाहिए। वैसे आपको चेकिंग के लिए बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इतने गीगाहर्ट्ज। तो हमारे पास, आप इसको एक बार भूल जाओ, इस सॉल्यूशन को भूलो। देखो ओमेगा टी होता है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा होता क्या है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई। जब आप इसको सोल्व कर लोगे ओमेगा बाय 2 पाई को, तो ओमेगा देखो अपने को कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻11। ये फॉर्मूले को एक बार अपन और इजी करके कर दिया। ओमेगा दे रखा है 2 पाई से डिवाइड किया, ये आ गया। 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, तो 23.9 गीगा हर्ट्ज हमारा आंसर आ गया। तो ये तीनों तो करेक्ट है, तो इसलिए ये क्या होगा इनकरेक्ट। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन जो है वो ये आ चुकी है, ये हो नहीं सकती, क्योंकि 60 आ गया था तो ये हो नहीं सकती थी। वहां से सेकंड ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम में, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी दे रखी है। बच्चों ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है जिसके रेस्क्यू सीरीज के अंदर, और उसको बताया भी है कैसे आया। अभी तो उतना टाइम नहीं है, तो अभी अपने को खुद से ही करना पड़ेगा, या मैं बताता हूँ। चलो जो सी है वो होता है 1/√μ0 ये इनको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमेरिकली आता है। फिर अगर v करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1/√, इसको लिख सकते हैं म्यू इन मीडियम, क्योंकि स्पीड किसी मीडियम में, एप्सिलॉन इन मीडियम। फिर मीडियम को आप क्या लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू में परमिटिविटी फॉर स्पेस, ऐसे परमिबिलिटी रिलेटिव और परमिबिलिटी ऑफ फॉर स्पेस। ये इनको ये लिखने के बाद दोनों को फिर इनकी रेशियो ले लोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट दे रखी है, रेस्ट की सीरीज में भी देख लेना फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में जा रहे हैं। लाइट बीम है वो ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है भाई साहब। एन इलेक्ट्रॉन इज constrained to move along the y direction with the speed of this and find the maximum magnetic force। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है 2-3 यूनिट का मिक्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है y में, तो अपन मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y में, तो y डायरेक्शन मानते हैं ऊपर को, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चल रहा है तो वेव चल रही है देखो एक्स में, और -x लिखने का मतलब क्या, वेव चल रही है पॉजिटिव एक्स में। तो ये चल रही है वेव, स्पीड ऑफ लाइट से लिख दिया। y डायरेक्शन में क्या चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा z एक्सिस बाहर की तरफ होगा। तो इसको मैं ऐसे डॉट डॉट से दिखा देता हूं। बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाते हैं, अंदर वाले को क्रॉस से। एक किस्म का मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है भाई साहब यहाँ। ये केस बन गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा का, साइन 90 हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है वहां, चार्ज वहां चल रहा है। कितने डिग्री पे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, चार्ज वहां चल रहा है, तो ये क्यू वी बी साइन थीटा वाला क्वेश्चन बन गया। लेकिन हम बी जो है ना, और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो बी नोट अपने को निकालना पड़ेगा यहां से। बी नोट क्या हो जाएगा पहले ई नोट के बाय में सी, क्योंकि ई नोट बाय बी नोट की रेशियो को सी बोलते हैं। तो इससे आ जाएगा बी नोट जो कि 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। फिर फोर्स का फार्मूला पता है क्यू वी बी, क्योंकि डायरेक्शन पूछा नहीं तो आप बीच वाले को इग्नोर करो। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन 90 हो गया। बी नोट आपने निकाल लिया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी देखो दे रखी है,
जिस वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, बी नॉट पता है, सोल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। 3.2 × 10⁻18 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वो कह रहे हैं 6% ऑफ जो पावर है ना, एक्चुअली में वही क्या होती है, 6% ऑफ पावर ऑफ 100 वोल्ट बल्ब इज कन्वर्टेड इन विजिबल रेडिएशन। देखो अब जो बल्ब होता है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी वेव्स बाहर निकलती है, उसमें यूवी रेडिएशन भी निकलती है, पहले निकलती थी, मतलब अब तो CFL वगैरह आ गए, और तभी ट्यूबलाइट के ऊपर है ना अपन एक अलग केमिकल डाल सकते हैं ताकि यूवी रेडिएशन से हम हार्म ना हो। खैर अपने को उस साइड जाना नहीं है, अपने को ये पता है कि हीट तो निकलती है, तो हम जितना भी बल्ब को हम लाइट दे रहे हैं ना, उसका 6% ही है जो देखने के लिए जो उजाला पैदा होता है, बाकी हीट, वाइब्रेशंस और कई चीजें बल्ब के अंदर जो प्रोड्यूस होती है उसमें चल जाती है। और वो कह रहे हैं कि एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इज assumed that the radiation emitted isotropically and neglect reflection। देखो बच्चों, अपने को कोई भी बल्ब वाला इंटेंसिटी का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बल्ब दे रखा है ना, और अपने से पूछा है कि 100 वोल्ट का जो बल्ब है और उसकी एफिशिएंसी 6 है, तो अपने को पहले तो ये देखो ये अपने पास आ गया इसकी इंटेंसिटी बताना कितने डिस्टेंस के ऊपर, 8 पे। अब 8 के ऊपर है, वो सारी किरणें एक तो फेंकेगा, चारों तरफ फेंकेगा। उन्होंने क्या भी रखा, आइसोट्रोपिकली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये लाइट। तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास कितना, पावर ऑफ लाइट अपॉन एरिया। इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पावर अपॉन एरिया, या इंटेंसिटी जो होती है आपको पता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं, तो पावर अपॉन एरिया कह सकते हैं। और बच्चों इसमें ना एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको मेंशन कर दूं, जब आप ये यूनिट करो ना, इसके साथ ड्यूअल नेचर यूनिट जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो ड्यूअल नेचर और इनके जो है वो मैच करते हैं, दोनों एक जैसी यूनिट है, तो एक ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। ये फॉर्मूला उस यूनिट में मैंने रेस्क्यू सीरीज में बता रखा है, अदरवाइज अभी बता दिया। एरिया का फॉर्मूला हमको पता ही है। अब वो देखो वो कह रहे हैं एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल लाइट कह रहे हैं, टोटल का नहीं कह रहे। तो टोटल तो 100 थी, इसका 6% लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 × 6/100, और 100 कैंसिल हो गया, 6 बाई दिस मच आ गया। सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इस क्वेश्चन में अपने को कह रखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो गिवन है, अपने को एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये फॉर्मूला सॉर्ट आउट कर देता हूं। जो टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको रेस्क्यू सीरीज में बता रखा है, वो 2 टाइम होता है किसी भी एक इंटेंसिटी का। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रेड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी जो कि था ये इनटू में सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में क्या था, सी। अब बच्चों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो आरएमएस वैल्यू होती है, क्योंकि जब तक ना गिवन हो तो आरएमएस मानना है। पीक की टर्म में लिखना तो क्या लिखना है, ई नोट बाय √2। इसका जब स्क्वायर करोगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 2, जो कि इस 2 से कट जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक टोटल इंटेंसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और साथ में सी। और रेस्क्यू सीरीज में ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने अच्छे से बता भी रखे हैं। यहां से आप ई नॉट डायरेक्ट निकाल लेंगे, सब वैल्यूज गिवन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में बच्चों अपने को गिवन है कि अपने को 2 वोल्ट का एक कोई पॉइंट सोर्स है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को एम्पलीट्यूड बताना है। बच्चों फिर अपने को पता है, अपर अपने को पावर दे रखी है, पावर को एरिया से डिवाइड करें क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये होता है। मतलब ये आई इलेक्ट्रिक नहीं है, आई इलेक्ट्रिक में तो क्या आता है, नीचे 4 आता, अगर यहाँ होता था। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आई इलेक्ट्रिक जो का 2 टाइम होता है, तो जाके ये आया। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, रेस्क्यू सीरीज में अच्छे से पॉइंट को डीपली समझ लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से ई नोट निकाल लेंगे और ई नोट हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके √30, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। 38 क्वेश्चन में बच्चों अपने कह रखा है ईएम वेव अपने को गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और जो वेव है जेड एक्सिस में जा रही है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बच्चों चाहे इलेक्ट्रिक पूछते हैं मैग्नेटिक, दोनों सेम होती है, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाल ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था। तो अपने को पता ही है कि यू ई इज इक्वल टू क्या होता है, यू बी, तो क्यों ना यू ई निकाल लो।
इसका फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ई आरएमएस है। बट आप देखो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा तो ई नॉट बाय टू किया, स्क्वायर किया तो नीचे 2 आ गया। अब इसको नीचे देखा तो ये बन गया 4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये कट जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, फिर 1 पे और फिर 3 पे। तो 2.21 वाला हमारे पास ऑप्शन भी है। और यहाँ पे अपने को देखो क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किया 100 भी आ गया था। सोल्व कर लिया हमने, ये पावर सोल्व होके आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया 2.21 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। 39 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपने को 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अपने कह रखा है एनर्जी फ्लक्स है। एनर्जी फ्लक्स अपने को दिख रहा है बच्चों क्या है, पावर अपॉन एरिया। एरिया सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम कहेंगे जो पावर अपॉन एरिया एनर्जी फ्लक्स बोल रहे हैं, ये एनर्जी फ्लक्स है ना कि एनर्जी। तो एनर्जी फ्लक्स को मैं किससे लिख देता हूं, मान लो एक्स से लिख देता हूं, अपने को एक्स दे दिया पावर अपॉन एरिया। तो बच्चों अब अपने को पावर का फार्मूला भी पता है क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क अपॉन टाइम इनटू में एरिया। इसको वहां ले आएंगे तो एनर्जी जो है जिसको यू से लिखो ई से, जैसे इन्होंने यू से लिख रखा है तो कोई बात नहीं, एक्स इंटू टी इंटू ए आ जाएगा। एरिया याद रखना सेंटीमीटर में लेना क्योंकि अपने को ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो एरिया सेंटीमीटर में था। टाइम अपने को 30 मिनट दे रखा है, इसको तो हम एसआई यूनिट में लेंगे तभी हमारे पास एसआई में ही आएगा। तो हमने यहाँ पर 18 दे रखा था, ये 20 यहाँ पर पास है, 30 मिनट्स का सेकंड में चेंज किया तो इस फॉर्म में से हमारे पास एनर्जी आ गई। ये दे रखा था और ये अपने को पता है, ये अपने को भी दे रखा है तो एनर्जी आ गई। अब बच्चों टोटल अपने को ये पता है, अगर ऐसे एनर्जी दे रखी हो और एनर्जी को अगर हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है मोमेंटम। और मैं आपको बता भी देता हूं ये कैसे आया। देखो बच्चों एक्चुअली में मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एनर्जी जो है ये मैंने लिख दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में है सी। सी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपॉन वाला टाइम कहां चला जाएगा, ऊपर। डिस्टेंस से डिस्टेंस की डायमेंशन कैंसिल होगी तो जो फोर्स है वो नीचे चला जाएगा, P अपॉन टी। यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको P2 माइनस P1 बाई टी करते थे। तो ले देके ये हमारे पास फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अगर हमारे पास मोमेंटम निकल जाता है, मोमेंटम आ जाता है तो मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो, फोर्स निकालना आसान रहता है। तो एनर्जी हमने निकाली थी, स्पीड ऑफ लाइट से ये वेव चलती है, उससे डिवाइड कर दिया। एक बार ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा के इस टाइप के क्वेश्चन को आए तो इसी फॉर्मूले से करने हैं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। हम इससे क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में अपने कह रखा है कि कोई एक हमारे पास बल्ब है, उसकी 2.5 एफिशिएंसी है। मतलब कि बल्ब का काम होता है लाइट देना, वो ज्यादातर वो हीट में, जैसे कई बार बल्ब क्या होते हैं ऊपर से मैले हो जाते हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाती है, तो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, गर्म ज्यादा जाते हैं। तो कह रहा है ओनली 2.5 ही है जो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपने से पूछी है, बल्ब की पावर भी दे रखी है और 3 मीटर डिस्टेंस पे पूछी है। तो जो पहले पावर दे रखी है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब ईएम वेव प्रोड्यूस होती है, वही लाइट की वो 2.5 है, 2.5। बाकी उसकी वर्किंग में ही खत्म हो जाती है। तो 2.5 को 100 से डिवाइड किया, ये हमारे पास पावर आ गई। अब पावर को अगर एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी। एरिया, क्योंकि देखो ये बल्ब है ना, तो इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि लाइट तो चारों तरफ जाएगी। तो एरिया पूरे अपने को सफियर का लेना पड़ता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको सोल्व किया, ये हमारे पास आ गया 2.5 अपॉन 36 पाई। आगे बढ़ते बच्चों, तब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो अपने पता है दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी का हाफ पार्ट कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाफ पार्ट कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। या ये डायरेक्ट फार्मूला रेस्क्यू सीरीज में बता रखा है मैंने आपको कि ये इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर सी होता, तो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ ई आर एम एस होता है। अब ये एक्चुअली क्या है, पूरी इंटेंसिटी का हाफ, ये दे रखा है और हमने को इससे कंपेयर कर रखा है। ये वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, अभी निकाली थी पूरी टोटल इंटेंसिटी। यहां से आप ई नोट निकाल लेंगे, थोड़ा सा मतलब सोल्व करेंगे, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि पाई नीचे यहां भी है, ये पाई ऊपर जाके कट पिट जाएगा।
सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा जी 4.08 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू। फिर ई नोट बाय बी नोट का हमारे पास फार्मूला होता है सी, ई नोट बाय बी नोट इज इक्वल टू सी। तो बी नोट क्या आ जाएगा, ई नोट बाय सी। तो ई नोट अपने को दे रखा है, सी दे रखा है, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थे हमारे पास डीपीपी नंबर 75 के सॉल्यूशन।